इसी में अपन पढ़ रहे थे प्रोटोजोआ रोग। उसके अंदर पिछली क्लास में अपन ने स्टार्ट किया था थाइलोसिस। इसके पहले अपन ने एनाप्लाज्मोसिस पूरा कंप्लीट कर दिया था। नेक्स्ट अपन स्टार्ट किया था पिछली क्लास में थाइलोसिस। इसके बारे में उपनाम मैंने आपको बताए थे, दो प्रकार के उपनाम है इसके। ईस्ट कोस्ट फीवर इसको बोला जाता है और रोडेंशियन टिक फीवर भी इसको बोला जाता है। सही है। ईस्ट कोस्ट फीवर के नाम से इसमें कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि थाइलेरियोसिस ना देके ईस्ट कोस्ट फीवर या ट्रॉपिकल थाइलेरियोसिस नाम दिया जाता है कई बार इसको। ट्रॉपिकल थाइलेरियोसिस इसमें नाम दे सकता है। तो इसके उपनाम भी आपको ध्यान रखने हैं। एक हो सकता है इसमें मेलिग्नेंट ओवाइन थाइलेरियोसिस नाम दे दे, बिनाइन ओवाइन थाइलेरियोसिस नाम दे दे। सही है। तो ये उपनाम भी इसके आपको याद रखने हैं। रोग कारक मैंने बताया था इसमें थाइलेरिया स्पीसीज जो है वो इसमें रोग कारक का काम करती है। थाइलेरियोसिस जिसके अंदर थाइलेरिया पार्वा, थाइलेरिया एनुलाटा, ये दो प्रकार के जो है ये केटल में रोग उत्पन्न करते हैं। इसके अलावा भेड़ और बकरी के अंदर थाइलेरिया फिरकी और थाइलेरिया ओविस, ये दो प्रकार के हैं जो सीप और गोट के अंदर थाइलेरियोसिस रोग उत्पन्न करते हैं। एपिडेमियोलॉजी, इसकी एपिडेमियोलॉजी मतलब फैलाव की अगर बात करते हैं तो फैलाव जो होता है इसका टिक्स के द्वारा होता है। आपने गांव के अंदर अगर कोई गांव है जिनके गाय भैंस हैं तो उनमें देखे होंगे पशुओं के कई बार चीचड़े लग जाते हैं, तो वो चीचड़ों को इंग्लिश में क्या कहते हैं, टिक्स कहा जाता है उनको। तो उन टिक्स के द्वारा इस रोग का संक्रमण होता है। एक संक्रमित पशु से दूसरे स्वस्थ पशु में इन टिक्स के द्वारा इनका संक्रमण होता है। और इसकी ये जो थाइलेरिया जो है, थाइलेरिया ये अपनी लाइफ साइकिल पूरी करता है। ये कुछ लाइफ साइकिल अपनी टिक्स के अंदर पूरी करता है। सही है। कुछ अवस्थाएं जो है केटल बफेलो के अंदर पूरी करता है, होस्ट के अंदर पूरी करता है। तो इस प्रकार इसकी लाइफ साइकिल पूरी होती है। इसकी किस प्रकार की लाइफ साइकिल है वो अपने पिछले क्लास में इसमें देख ली थी। सही है। 6 प्रकार की स्टेप मैंने आपको बताई थी। सबसे पहला स्पोरोजोइट जो है, स्पोरोजोइट काऊ या जो भी होस्ट है उसको संक्रमित करते हैं। किससे? स्पोरोजोइट किसमें पाए जाते हैं? स्पोरोजोइट किसमें? टिक्स के अंदर पाए जाते हैं। और जब टिक्स उनका खून चूसता है किसी पशु का तो उस समय ये स्पोरोजोइट है वो स्वस्थ पशु में के खून में चले जाएंगे। उसके बाद में वहां पे साइजोन्ट्स का निर्माण करेंगे। सही है। किससे? स्पोरोजोइट से किसका निर्माण होगा? साइजोन्ट का निर्माण होगा। इसके बाद में मैक्रोजोइट बनाएंगे। और मैक्रोजोइट जो है दो प्रकार के होते हैं, मैक्रो और माइक्रो। ये मैक्रो माइक्रो जो मीरोजोइट्स जो है वो टिक्स के अंदर चले जाते हैं। जब टिक्स जो है खून चूसता है तो वो टिक्स में चले जाएंगे और टिक्स में जाने के बाद वो जो है दोनों मिलकर किसका निर्माण करेंगे? जाइगोट का निर्माण करेंगे। जाइगोट ऊकाइनेट का निर्माण करेगा। ऊकाइनेट से फिर स्पोरोब्लास्ट का निर्माण होगा और स्पोरोब्लास्ट से फिर स्पोरोजोइट्स का निर्माण होगा। अब ये स्पोरोजोइट्स फिर किसमें जाएंगे? होस्ट के अंदर जाएंगे और फिर यही से वापस साइकिल चलती है। ये अपने देख ली थी इसकी पैथोजेनेसिस, इसकी एपिडेमियोलॉजी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसकी क्लिनिकल साइन। इसके लक्षण कौन कौन से प्रदर्शित होते हैं पशु के इस रोग के द्वारा? सबसे पहले तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है? इंक्यूबेशन पीरियड होता है इसका 1 से 3 सप्ताह। इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है इसका? 1 से 3 सप्ताह का इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। अब इसके लक्षणों की अगर बात करते हैं तो सबसे पहला लक्षण जो कि इम्पोर्टेंट है और फील्ड के अंदर भी या एग्जाम के अंदर भी इसको सबसे ज्यादा पूछ लिया जाता है तो इसका है कुछ लिम्फ नोड्स हैं, जैसे कि प्री स्केपुलर लिम्फ नोड, प्री स्केपुलर लिम्फ नोड। इसके अलावा प्री फीमोरल, प्री फीमोरल लिम्फ नोड। इसके बाद में आती है पैरोटिड लिम्फ नोड। पैरोटिड लिम्फ नोड। इन 3 प्रकार के लिम्फ नोड के अंदर सूजन देखने को मिलती है। इनमें क्या देखने को मिलती है? सूजन।
यानी कि इन लिम्फ नोड का आकार बढ़ा हुआ महसूस होगा। मोटी मोटी गर्दन में जब पशु के यहाँ पे आप हाथ लगाओगे तो हाथ लगा के अगर हाथ को थोड़ा सा अंदर की तरफ दबाओगे तो आपको वहां पे इतनी मोटी जो है वो ये लिम्फ नोड यानी कि प्री स्केपुलर लिम्फ नोड जो है वहां पे आपको महसूस होगी। अगर वो मोटी दिखाई देती है तो इसका मतलब है कि इसमें थाइलेरियोसिस रोग है। सही है। इसके अलावा तो इनका सूजन या आकार बढ़ना, ये दो प्रकार के लक्षण हो सकते हैं, या तो सूजन देखने को मिल सकती है या इनका आकार बढ़ा हुआ देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट इसका लक्षण क्या है? तनाव। अगला लक्षण क्या है? तनाव। इसके अलावा तेज बुखार, हाई फीवर, भूख कम होना, भूख कम होना, एनीमिया। इसमें अपन ने लाइफ साइकिल में देखी थी क्लिनिकल साइन। इसकी पैथोजेनेसिस में मैंने बताया था आपको कि ये जो है थाइलेरिया पार्वा, थाइलेरिया एनुलाटा, ये रक्त में जाएंगे। रक्त में जाने के बाद वहां की जो आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी के साथ साथ आरबीसी को भी धीरे धीरे नष्ट करेंगे। और आरबीसी को नष्ट करेंगे इसका मतलब क्या है कि शरीर में रक्त की कमी होगी, और रक्त की कमी को क्या बोला जाता है? एनीमिया। रक्त की कमी को क्या बोला जाता है? एनीमिया। इसके बाद में अगला लक्षण है इसमें श्लेष्मा झिल्लियों का हल्का होना, हल्का पीला कह सकते हैं अपन। श्लेष्मा झिल्लियों का हल्का पीला, क्योंकि रक्त की कमी हो जाएगी तो श्लेष्मा झिल्लियां लाल होने के बजाय हल्के पीले रंग की हो जाएगी। सही है, ये लक्षण हो गया। इसके बाद में सांस लेने में परेशानी, सांस लेने में परेशानी, क्योंकि शरीर के अंदर रक्त के अंदर आरबीसी की कमी हो गई। और आरबीसी क्या करती है? ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का काम करती है। तो जब आरबीसी की कमी होगी तो जो पशु होता है उसको सांस लेने में दिक्कत आएगी। सही है। इसके बाद में आंख और नाक से स्त्राव आना, आंख व नाक से स्त्राव। इसके अलावा डायरिया, डायरिया, दस्त लग जाएंगे पशु को। नेक्स्ट लक्षण है इसमें श्वसन दर और हृदय दर का बढ़ना, हृदय दर का बढ़ना, श्वसन दर और हृदय दर का बढ़ना, उत्पादन में कमी, उत्पादन में कमी, और अधिक घातक रोग में मृत्यु भी हो सकती है। अधिक घातक रोग अगर हो, ज्यादा सीवियर डिजीज ये होता है तो इसमें पशु की मृत्यु भी हो जाती है। किसकी वजह से? डिस्पनोइया की वजह से। मतलब सांस लेने में परेशानी होना क्या कहलाता है? डिस्पनोइया। क्या कहलाता है? डिस्पनोइया। तो अगर शरीर के अंदर आरबीसी की संख्या कम हो जाएगी तो सांस लेने में परेशानी होगी, और ऑक्सीजन जो होती है वो ऊतक तक नहीं पहुंच पाएगी तो पशु की मृत्यु भी हो सकती है। तो ये हो गया इसके क्लिनिकल साइन, जिसके अंदर आपको जो ये है पहले वाला क्लिनिकल साइन जिसमें प्री स्टिपुलर लिम्फ नोड, प्री फीमोरल लिम्फ नोड, पैरोटिड लिम्फ नोड, इनका आकार बढ़ा हुआ महसूस होता है। इस आधार पर अपन इसका पता लगा सकते हैं इस रोग का कि जो रोग है वो कौन सा है? थाइलेरियोसिस। नेक्स्ट आता है इसके अंदर डायग्नोसिस। डायग्नोसिस, इसकी पहचान इस प्रकार की जाती है।
सबसे पहले तो लक्षणों के आधार पर, लक्षण मैंने बताया था आपको, लिम्फ नोड का आकार बढ़ा हुआ होना, इसके आधार पर अपन इसको पहचान सकते हैं लक्षणों के आधार पर। दूसरा, लेबोरेटरीज के अंदर कुछ टेस्ट किए जाते हैं, जैसे कि ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट किया जाता है और ब्लड टेस्ट करने के बाद उसकी जो WBC होती है, जो लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट के अंदर जो होती है वो, इसकी साइजोंट अवस्था अगर इसके अंदर पाई जाती है तो उसको क्या बोला जाता है, लिम्फोब्लास्ट। यानी कि लिम्फोसाइट कोशिका के अंदर इसकी जो साइजोंट अवस्था है, साइजोंट अवस्था इसके अंदर पाई जाती है। और मैंने आपको बताया था कि साइजोंट अवस्था को क्या बोला जाता है, इसका दूसरा नाम क्या है, कोच ब्लू बॉडीज। कोच ब्लू बॉडीज, कोच एक वैज्ञानिक का नाम था, ये ब्लू कलर की एक प्रकार की बॉडीज है, इसलिए इनको बोला जाता है कोच ब्लू बॉडीज। और इनकी पहचान के आधार पर ही अपन थाइलेरियोसिस की पहचान करते हैं। रक्त का सैंपल लेते हैं, रक्त का सैंपल लेके उसके ब्लड टेस्ट किया जाता है, ब्लड टेस्ट के अंदर लिम्फोसाइट को देखा जाता है और लिम्फोसाइट में ये कोच ब्लू बॉडीज आपको माइक्रोस्कोप में देखने को मिलेगी, वहाँ पे नजर आती है और उसके आधार पर ही इसका पता लगाया जाता है क्या, कि पशु के अंदर कौन सा डिजीज है, थाइलेरियोसिस। इसके अंदर ब्लड टेस्ट में कौन सा स्टेन काम में लिया जाता है, जिम्सा स्टेन। जिम्सा स्टेन इसमें काम में लिया जाता है। इसके अलावा भी अलग अलग टेस्ट है, जैसे कि AGPT टेस्ट इसके लिए किया जा सकता है। इसके अलावा इनडायरेक्ट FAT टेस्ट, इनडायरेक्ट FAT टेस्ट ये इसके लिए किया जा सकता है। तो इस प्रकार इसकी डायग्नोसिस किया जाता है थाइलेरियोसिस का, इसकी पहचान की जाती है। नेक्स्ट आता है इसका ट्रीटमेंट। सॉरी, पहले डायग्नोसिस के बाद में डिफरेंशियल डायग्नोसिस देख लेते हैं, ट्रीटमेंट के बाद में देखें। डिफरेंशियल डायग्नोसिस में ट्रिपेनोसोमोसिस, जो इसके बाद में थाइलेरियोसिस के बाद में बबेसिया आएगा और बबेसिया के बाद में अपन थर्ड जो डिजीज पढ़ेंगे वो कौन सा आएगा, ट्रिपेनोसोमिसिस। तो इसके बारे में अपन देख लेंगे। इसमें कौन सा डिजीज मुख्य है, सुर्रा। सुर्रा डिजीज इसके अंदर कैमल में होने वाला, ऊंट के अंदर होने वाला सुर्रा डिजीज मुख्य रूप से अपन पढ़ेंगे इसके अंदर अपन। नेक्स्ट इसमें आता है बोवाइन मैलिग्नेंट कैटर, बोवाइन मैलिग्नेंट कैटर। इसके बाद में कॉपर पॉइजनिंग, कॉपर पॉइजनिंग, एफिमेरल फीवर। ये चार प्रकार के डिजीज हैं जिनके लक्षण जो होते हैं वो थाइलेरियोसिस के समान ही होते हैं, थाइलेरियोसिस से समान देखने को मिलते हैं। इसीलिए जब इसकी पहचान की जाती है थाइलेरियोसिस की, तो ये डिजीज भी आपके दिमाग में होनी चाहिए, क्योंकि इनके लक्षण भी जो है वो कुछ लक्षण थाइलेरियोसिस के समान प्रदर्शित होते हैं। इसके बाद में आता है ट्रीटमेंट, इसका उपचार किस प्रकार किया जाता है। कुछ ड्रग्स हैं जो आपको याद रखनी है इसके अंदर। सबसे पहले तो हेलोपिग्निनोन लैक्टेट, हेलोपिग्निनोन लैक्टेट सही है। इसके बाद में पार्वाक्विनोन, पार्वाक्विनोन, बुपार्वाक्विनोन, बुपार्वाक्विनोन, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन जो कि एक प्रकार की एंटीबायोटिक है, ऑक्सीटेट्रा
साइक्लिन, इसमें जो ये बुपारोक्विनोन है ये इसकी ड्रग ऑफ चॉइस कहलाती है, ड्रग ऑफ चॉइस। ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। थाइलेरियोसिस की ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? बुपारोक्विनोन के नाम से ड्रग्स मिलती है मार्केट में, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन। इसके बाद में आता है बेरेनिल। बेरेनिल में कौन सा साल्ट आता है इसके अंदर? इसके अंदर आता है डाइमिनाजिन एसीटूरेट, डाइमिनाजिन एसीटूरेट। अब इनकी डोज रेट के बारे में देख लेते हैं। इसकी दी जाती है 1.2 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट, सही है, 1.2 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट। पार्वेक्विनोन ये दी जाती है 10 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट। इसके बाद में बुपारोक्विनोन ये दी जाती है 2.5 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट, 2.5 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट। ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन जो कि एक प्रकार की एंटीबायोटिक है, जो दी जाती है 10 से 20 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट। बेरेनिल दी जाती है इसके अंदर 3.5 से 7 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट, सही है। अगर थाइलेरियोसिस का कंफर्मेटिव डायग्नोसिस आपको पता चल जाता है तो उसके अंदर बुपारोक्विनोन ड्रग्स जो है वो इसमें देना कंपलसरी है, बुपारोक्विनोन देना कंपलसरी है। अगर ये अवेलेबल नहीं हो तो उसके बाद में ये बेरेनिल जो है ये अपन दे सकते हैं, लेकिन इससे पहले ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी है? बुपारोक्विनोन। अगर बुपारोक्विनोन उपलब्ध न हो तो बेरेनिल दी जा सकती है, इसके अंदर डाइमिनाजिन एसीटूरेट आता है। ये तो हो गया स्पेसिफिक ट्रीटमेंट। इसके बाद में आता है लक्षणात्मक उपचार। इसके बाद में क्या आता है? लक्षणात्मक उपचार। लक्षणात्मक उपचार में अपन लक्षणों के आधार पर इसके उपचार करते हैं। जैसे कि अगर फीवर है तो फीवर को कम करने के लिए एंटीपायरेटिक ड्रग इसके अंदर दे सकते हैं, सही है। दर्द को कम करने के लिए एनाल्जेसिक दे सकते हैं। इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए नॉन स्टीरॉयड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स दे सकते हैं। तो ये हो गया इसका लक्षणात्मक उपचार और सहारात्मक उपचार। सहारात्मक उपचार के अंदर अपन एक फ्लूइड थेरेपी भी देते हैं। इसमें फ्लूइड थेरेपी में कौन कौन सी लिक्विड काम में लिए जाते हैं? डीएनएस, एनएस और इसके अलावा आरएल, सही है। क्योंकि मैंने बताया आपको कि इसके अंदर रक्त की कमी हो जाती है, तो रक्त की कमी को पूरा करने के लिए या इसमें तरल पदार्थ को, शरीर में तरल पदार्थ को कम करने के लिए, नियमित करने के लिए, पूरा करने के लिए अपन ये इसके अंदर फ्लूइड थेरेपी भी देना आवश्यक हो जाता है। तो ये हो गया इसका उपचार, ट्रीटमेंट, थाइलेरियोसिस का उपचार। दूसरा नेक्स्ट आता है इसके अंदर रोकथाम और नियंत्रण। रोकथाम और नियंत्रण। रोकथाम और नियंत्रण में उन कारकों को नष्ट किया जाता है जिसके द्वारा ये रोग फैलता है। जैसे कि टिक्स, अगर टिक्स को कम कर देंगे अपन, टिक्स की मात्रा को कम कर देंगे तो जाहिर सी बात है थाइलेरियोसिस क्या होता है, एक संक्रमित पशु से स्वस्थ पशु में नहीं जा पाएगा, इसका फैलाव नहीं हो पाएगा। इसके अलावा वैक्सीनेशन एक इसका उपचार है।
वैक्सीनेशन जिसकी वैक्सीन उपलब्ध है, और इसके लिए इसकी कोई वैक्सीन उपलब्ध नहीं है, कोई टीका उपलब्ध नहीं, और इसके लिए किसी प्रकार का कोई टीका थाइलेरियोसिस का उपलब्ध नहीं है, बल्कि ये वैक्सीनेशन जो है केटल, बफेलो, शीप, गोट में ज़्यादातर किया जाता है थाइलेरियोसिस के लिए। इसके अलावा पशुशाला की साफ सफाई अच्छे से रखो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टिक्स जो होते हैं उनको नष्ट किया जा सके। सही है, तो ये इसका क्या हो गया, रोकथाम और नियंत्रण। ये थाइलेरियोसिस डिजीज कंप्लीट हुआ। इसके बाद में आता है नेक्स्ट डिजीज बबेसियोसिस। बबेसियोसिस बबेसियोसिस की बात करें तो यह भी एक प्रकार का ब्लड प्रोटोजोआ है, ब्लड प्रोटोजोआ जो रक्त में पाया जाने वाला प्रोटोजोआ। बाकी अपन ने तीनों जो इसके पहले दो प्रकार के डिजीज पढ़े थे, एनाप्लाज्मोसिस वो भी एक प्रकार का ब्लड प्रोटोजोआ है, सही है। दूसरा अपन ने पढ़ा थाइलेरियोसिस, वो भी एक प्रकार का ब्लड प्रोटोजोआ है। तीसरा बबेसियोसिस, यह भी ब्लड प्रोटोजोआ है जो आरबीसी के अंदर पाया जाता है। इसके उपनाम की बात करें, उपनाम की अगर बात करें तो उपनाम में इसको टेक्सास फीवर बोला जाता है, क्या बोला जाता है इसको, टेक्सास फीवर, केटल टिक फीवर, केटल टिक फीवर इसको बोला जाता है। इसके बाद में इसको रेड वाटर फीवर, रेड वाटर फीवर, बाइलरी फीवर, ये इसके नाम है, उपनाम, जिसमें टेक्सास फीवर, केटल टिक फीवर और रेड वाटर फीवर ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सही है। इसमें आपको ध्यान रखना है, एक तो रेड वाटर फीवर और टेक्सास फीवर। रेड वाटर फीवर, टेक्सास फीवर, ये दो नाम है, ये मुख्य रूप से एग्जाम में इनके नाम पर क्वेश्चन आता है, आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। रेड वाटर फीवर इसको बोला जाता है। एक आता है रेड वाटर डिजीज, रेड वाटर डिजीज। इस रेड वाटर डिजीज के बारे में मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ, ये एक प्रकार का बैक्टीरियल डिजीज है, सही है, बैक्टीरियल डिजीज है रेड वाटर डिजीज, ये बैक्टीरियल डिजीज है, ध्यान रखना। और रेड वाटर फीवर जो है वो बबेसियोसिस को बोला जाता है, और ये एक प्रकार का प्रोटोजोवन डिजीज है, समझ में आ गया। रेड वाटर डिजीज एक प्रकार का बैक्टीरियल डिजीज है, बैक्टीरियल डिजीज, बैक्टीरियल डिजीज। रेड वाटर फीवर क्या हो गया, बबेसिया हो गया, एक प्रोटोजोल डिजीज। यहाँ पे फीवर का और डिजीज का ही अंतर है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ये हो गए इसके उपनाम। इसका फैलाव किस प्रकार से होता है, मुख्य रूप से इसका फैलाव वही थाइलेरियोसिस की तरह ही इसका जो फैलाव होता है वो ब्लड सकिंग टिक्स के द्वारा होता है। ब्लड सकिंग टिक्स, खून चूसने वाले जो कीड़े होते हैं या खून चूसने वाले जो भी टिक्स होते हैं उनके द्वारा इसका फैलाव एक जीव से दूसरे जीव के अंदर होता है। इसके मुख्य लक्षणों की अगर बात करते हैं, मुख्य लक्षणों में तेज बुखार, मुख्य लक्षणों में तेज बुखार, एनीमिया यानी कि रक्त की कमी, इसके अलावा पीलिया, जॉन्डिस,
जॉन्डिस और हीमोग्लोबिन्यूरिया। हीमोग्लोबिन्यूरिया। हीमोग्लोबिन्यूरिया का अर्थ क्या होता है? हीमोग्लोबिन्यूरिया का मतलब होता है रक्त के पेशाब के अंदर या यूरिन के अंदर रक्त का उपस्थित होना। यूरिन में रक्त आना क्या कहलाता है? हीमोग्लोबिन्यूरिया। इसके अलावा सीरियस कंडीशन में पशु की मृत्यु भी हो जाती है। ये इसके मुख्य लक्षण हो गए, जिसके अंदर आपको एनीमिया देखने को मिलेगा, सही है, जॉन्डिस यानी कि पीलिया देखने को मिलेगा। ये पीलिया किस पर क्यों होता है ये भी अपन आगे बात करेंगे कि इसमें पीलिया क्यों होता है। हीमोग्लोबिन्यूरिया मतलब यूरिन में रक्त का आना। यहाँ पे बबेसिया जो होता है वो रक्त में पाया जाने वाला प्रोटोजोआ है, और रक्त में ये मुख्य रूप से आरबीसी को नष्ट करता है। किसको नष्ट करता है? शरीर में पाई जाने वाली रेड ब्लड सेल्स होती है, लाल रक्त कणिकाएं जो होती है उनको नष्ट करता है। उनमें क्या पाया जाता है? आरबीसी में क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन। अब जब ये आरबीसी नष्ट हो जाएगी तो यहाँ पे ये हीमोग्लोबिन जो है वो शरीर से बाहर निकल जाएगा, सही है, शरीर से क्या आरबीसी से बाहर निकल जाएगा, आरबीसी की बॉडी से हीमोग्लोबिन बाहर आ जाएगा और रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ जाएगी। यहाँ पे रक्त में जो हीमोग्लोबिन की मात्रा है वो बढ़ जाएगी, सही है, क्योंकि आरबीसी नष्ट हो रही है। आरबीसी नष्ट हो रही है तो हीमोग्लोबिन आरबीसी से बाहर जाएगा, और आरबीसी से बाहर आएगा तो किसमें आएगा? ये रक्त में आएगा, और हीमोग्लोबिन की मात्रा रक्त में बढ़ जाती है। अब हीमोग्लोबिन की मात्रा रक्त में बढ़ गई तो इसका दो प्रकार से इसका उपयोग हो सकता है। एक तो इसको मूत्र के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है, मूत्र के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, सही है। इसको अगर ये ज्यादा है, रक्त में ज्यादा है, तो ये शरीर के द्वारा मूत्र के द्वारा इसको शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, जिसको क्या नाम दिया अपन ने? हीमोग्लोबिन्यूरिया। मूत्र के द्वारा शरीर से बाहर निकलना क्या कहलाता है? हीमोग्लोबिन्यूरिया। तो एक तो ये कंडीशन हो सकती है। दूसरी कंडीशन ये क्या है? यकृत में जा सकता है। यकृत में स्टोर होने के लिए लीवर के अंदर चला जाता है। ये हीमोग्लोबिन जो है ये एकत्र होने के लिए लीवर के अंदर चला जाता है, और लीवर में भी इसकी मात्रा बढ़ जाती है। लीवर में भी हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ जाती है, तो इससे क्या हो जाता है? पीलिया हो जाता है। क्या हो जाता है? पीलिया। तो इस प्रकार ये दोनों कंडीशन देखने को मिलती है, एक तो हीमोग्लोबिन्यूरिया और एक जॉन्डिस मतलब पीलिया। ये दो प्रकार के इसके मुख्य लक्षण हैं। बाकी का अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।